हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। एक्चुअली में देखिए, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, लेकिन मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं होने की वजह से वीडियो जो है डिसरप्ट हो गया। मतलब ऑलरेडी क्या हो गया, बंद हो गया वीडियो चलना। और ये मैं डिस्कस कर चुका था, उसके बाद जाके जब देखा तो वीडियो जो है ख़त्म हो चुका था, डिसरप्ट हो चुका था। ठीक है, तो फिर से ये अब मैं दोबारा इसको पढ़ाऊंगा। उससे बेहतर है कि डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपका भी टाइम बच सके, मेरा भी टाइम बच सके। आप समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम लोग ये तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर लिया था वीडियो में, लेकिन वीडियो बन नहीं पाई पूरी। ठीक है, तो इसको दोबारा से मैं समझा देता हूँ। वैसे आप लोगों को अगर कोशिश करूँगा तो मैं पूरा पुराना वाला वीडियो पैच कर सकता हूँ, मतलब कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि इसको एक बार और समझा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स हैविंग लेमडा। लेमडा जो है 400 नैनोमीटर है, रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एन एनर्जी ऑफ 1 जूल। ठीक है, तो कह रहा है कि एनर्जी 1 जूल में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हो सकते हैं जब वेवलेंथ कितना हो, 400 नैनोमीटर। ठीक, अब देखो, ये आपको शॉर्टकट में फार्मूला बताया हुआ था पिछले क्लास में। E इक्वल टू होता है 1240, मतलब 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा। लेमडा को आपको किस में लेना है, वेवलेंथ को आपको हमेशा याद रखना है, इसको नैनोमीटर में ही लेना है। और क्वेश्चन में आपको किस में दिया है, नैनोमीटर में ही दिया है। तो 1240 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 400। जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब आपको मैं पिछले क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम लोग किलो जूल पर मोल में बदलना चाहते हैं तो क्या करते हैं, 96 किलो जूल से हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, पिछले क्लास में आपको इसको डिराइव करके भी मैंने बताया था। ठीक है, अगर आप नहीं वीडियो देखे होंगे तो पिछली वीडियो आप देखिए, आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए 3.1 इंटू 96 किलो जूल पर मोल। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 298 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, 300 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि इसको हम लोग 300 ये भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे किलो को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 10⁻3, और ये डबल जीरो है तो 10⁻3 पे 2 जीरो और बढ़ा दो, मतलब 3 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 3 इंटू 10⁵ जूल पर मोल हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे E जो है Hc अपॉन क्या होता है, लैम्डा। E जो है n इंटू Hc अपॉन लैम्डा। पिछले क्लास में ये फार्मूला बताया भी था नंबर ऑफ फोटोन निकालने का। तो इस फार्मूले के थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं। कैसे, E इक्वल टू 1 जूल रख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक, n को निकालना है तो n को n रहने दो। H का हम वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻34। और C कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई आपको लेमडा गिवन है, कितना गिवन है, 400 नैनोमीटर। तो 400 इंटू 10⁻क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से आप n निकाल सकते हो इस फार्मूले से भी। लेकिन हम लोग यहाँ पे E निकाले हुए हैं, ये फार्मूला यूज करने को सीख रहे हैं। E कितना निकाले हैं, 3 इंटू 10⁵ जूल पर मोल निकाले हुए हैं। ठीक है, यहाँ से देखो जूल जो है इतना जूल पर मोल का रहा है, इसका मतलब क्या है कि इतने जूल में 3 इंटू 10⁵ जूल में कितने नंबर ऑफ फोटोन आ सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एवोगाड्रोज नंबर ऑफ। क्यों, क्योंकि पर मोल में इतना जूल हो रहा है, 1 मोल में, और 1 मोल में कितने फोटोन होंगे, अरे बताया हूँ आपको मोल कंसेप्ट में, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर। और एवोगाड्रोज नंबर कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। क्लियर, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए 6 इंटू 10⁻23 लेंगे नंबर ऑफ फोटोन। इतने जूल में इतने नंबर ऑफ फोटोन है, तो 1 जूल में कितने हो जाएंगे, इसको डिवाइड कर दो। जब डिवाइड कर दोगे तो ये 3 से 6 कट जाएगा, और 10⁵ है तो ये कट जाएगा कितना, 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10⁻18 नंबर ऑफ फोटोन हो जाएगा। तो 1 जूल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर, तो 1 जूल इतना हो गया नंबर ऑफ फोटोन।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने वाले हैं। आपको होप सो समझ में आ गया होगा। मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया था, मुझे लग रहा है कि 7-8 मिनट का ये डिस्कशन चला था, क्योंकि लिख लिख के बता रहा था ताकि आपको डिटेल में समझ में आ सके। लेकिन वीडियो डिस्टर्ब हो गया था, रुक गई थी वीडियो, क्योंकि इसमें स्टोरेज नहीं था मोबाइल में, जिसके वजह से। ठीक है, तो अभी चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये तो आप लोग खुद से होमवर्क भी कीजिए और ये भी कोशिश कीजिए आप लोग खुद से बनाने का, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। आप लोग भी प्रैक्टिस 1-2 बार कीजिए, ताकि ये जो फॉर्मूला है आप तो इसको अप्लाई कर सकें और क्वेश्चन को बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये मेथड अप्लाई करोगे ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है लेंथी होता है और मिस्टेक होने के चांसेस हैं। लेकिन ये जो मेथड्स अप्लाई करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए मैं आपको ये मेथड जो है शॉर्टकट बताया हूँ। ये मेनली जो है ये मेनली हम लोग फार्मूला जो अप्लाई किए हैं, ये शॉर्टकट मेथड है और कंपटीशन के लिए है। ठीक है, ये बोर्ड वगैरह में आपको अप्लाई नहीं करना है, बोर्ड में ये आपको फार्मूला अप्लाई करना है। इसलिए मैं ये आपको होमवर्क के तौर पे भी दे दिया हूँ। ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा शॉर्टकट भी जानना जरूरी है। और क्योंकि एग्जाम में खासकर कंपटीशन में तो आपको पता ही है कि 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसीलिए आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बेहतरीन सा। देखिए, ये एक क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। मास्क मैं जानबूझ के लगाया था, थोड़ा सा इशू हो गया है, एलर्जी का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मास्क लगा लिया। चलिए देखिए, ये कैलकुलेट लेमडा ऑफ फोटोन। आपको लेमडा निकालना है। लेमडा मतलब वेवलेंथ निकालना है किसका? फोटोन का। रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ X2। ठीक है, मॉलिक्यूल X2 मॉलिक्यूल है, XX बॉन्ड है। इसको ब्रेक करने के लिए कह रहा है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 480 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, ये मान लो इसमें फोटोन्स है। क्लियर? कितने नंबर ऑफ फोटोन इसमें नहीं है, फोटोन इस पे हम लोग स्ट्राइक करेंगे इसको तोड़ने के लिए। तो बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ कैलकुलेट लेमडा ऑफ फोटोन, मतलब कितने लेमडा चाहिए, मतलब वेवलेंथ चाहिए फोटोन का, जिससे ये जो है मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो पाए। क्लियर? तो आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें अप्रोच कैसे करना है। आपको ई गिवन है, ई कितना गिवन है? 480 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब यह तो किलो जूल में है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको निकालना चाहे तो कैसे निकाल देंगे बताओ? 480 डिवाइडेड बाई 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। 96 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब ये जब डिवाइड करोगे तो ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें ई निकल गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम लेमडा निकाल सकते हैं कि नहीं? फॉर्मूला हमारे पास है, शॉर्टकट फॉर्मूला 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा। किसमें? ये नैनोमीटर में आएगा। ठीक, और ये किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है? एनर्जी कितनी है आपके पास? 5 इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा। किसमें? नैनोमीटर में। ठीक, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया होगा। अब देखो, लेमडा निकाल सकते हो, लेमडा इधर जाएगा। ठीक है, और डिवाइड करोगे 12 से 40 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? 5। जब डिवाइड करोगे 12 से 40 को 5 से, तो ये आपका कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 248 नैनोमीटर। 248, तो वेवलेंथ जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 248 नैनोमीटर। अब देख रहे हो ना कैलकुलेशन कितना स्मूथली हो पा रहा है। ये हम लोग शॉर्टकट मेथड चला लिए हैं। तो अगर आप लोग E इक्वल टू AC अपॉन लेमडा अप्लाई करते और फिर यहाँ पे आप लोग लेमडा निकालते, तब भी इतना ही आता है। लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा आपको क्या मिलता है? लेंदी मिलता है। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, इस मेथड से आप लोग लेमडा निकालने की कोशिश कीजिए। तो कहने का मतलब है कि मिनिमम कितना हो सकता है बताओ? वेवलेंथ 248। मिनिमम कितना हो सकता है? 248। ये आप कह सकते हो एक तरह से कि जो ये है लिमिटिंग वैल्यू। क्या है? लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, वेवलेंथ की क्या है? लिमिटिंग वैल्यू है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जगह यहाँ पे वेवलेंथ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड मतलब होता है कि लिमिटिंग, इतना हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है इसको तोड़ने के लिए। इससे कम होगा तो ये नहीं टूटेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। अरे इससे ज्यादा भी एनर्जी दोगे वेवलेंथ तो जाहिर सी बात है क्या होगा? टूटेगा ही। ठीक है, तो लैम्डा जो है नहीं, इससे ज्यादा दोगे तो नहीं टूटेगा, ज्यादा दोगे तो नहीं टूटेगा। ये लिमिटिंग, गलती माफ कर देना, गलती से बोल दिया मैं, फिर से सुन लो। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है इतना तक ही आएगा तो टूट सकता है। ठीक है, इतना तक लिमिट है, थ्रेशोल्ड है। इससे ज्यादा रहेगा मतलब क्या? लैम्डा 248 नैनोमीटर अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? बॉन्ड विल नॉट ब्रेक, बॉन्ड विल नॉट ब्रेक, बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। इससे ज्यादा अगर हम लोग वेवलेंथ लगा दिए तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो सब, अरे यार ये वेवलेंथ ज्यादा कर दोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेवलेंथ ज्यादा मतलब एनर्जी कम। एनर्जी जब कम होगा तो ये तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। कॉमन सेंस की बात है, फिर से सुन लीजिए। ये लिमिटिंग वैल्यू है। इतना तक अगर वेवलेंथ आ रहा तब तो ठीक है, इससे ज्यादा हो गया तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे एनर्जी जब कम हो जाएगा तो ये बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है बॉन्ड विल नॉट ब्रेक इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 248 नैनोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज है। अब देखो लैम्डा इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई वे में आपको हम समझा देते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक चीजें, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको और अच्छे से मैं आपको एक बार समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता है इसी क्वेश्चन को। देखिए ये है आपका लैम्डा, कितना? 248 नैनोमीटर। इससे ज्यादा और इससे कम, यही पॉसिबिलिटी है। ठीक, लैम्डा इसमें क्या हो जाएगा? लेस देन 248 नैनोमीटर। ठीक, और इधर लैम्डा क्या होगा? ग्रेटर देन 248 नैनोमीटर। क्लियर? यहाँ पे 248 नैनोमीटर है, इधर क्या होगा? 248 से ज्यादा, इधर क्या होगा? 248 से कम। क्लियर? अब देखो ये तो 248 है, क्या हो सकता है? मैक्सिमा और मिनिमा यही है, मैक्सिमा और मिनिमा यही है। मैक्सिमम वैल्यू इतनी आएगी तो क्या हो जाएगा? टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, सुन लो, समझा देते हैं एक बार। और ये मिनिमम वैल्यू है टू नॉट ब्रेक द बॉन्ड, टू नॉट ब्रेक द बॉन्ड। देखो इधर सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखा हूँ। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है लैम्डा की इतनी हो सकती है ब्रेक करने के लिए, मिनिमम भी इतनी हो सकती है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ब्रेक नहीं होगा। क्लियर? और आपको ये भी समझा दिया क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई बताइए, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब लैम्डा हम बढ़ाते हैं तो एनर्जी क्या हो जाती है? घट जाती है। जब एनर्जी घट जाएगी तो बॉन्ड तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही आसान चीज है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इधर जब जाएगा इससे कम होगी तो ब्रेक हो सकता है, इससे ज्यादा होगी तो ब्रेक नहीं होगा। क्लियर? बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। इधर जाएगा तो बॉन्ड विल नॉट ब्रेक, बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। ठीक है, अब देखो लैम्डा अगर लेस देन लैम्डा अगर लेस देन होगा 248, कहने का मतलब है ये टेस्ट 248। लैम्डा अगर लेस देन होगा 248 तब क्या होगा? लैम्डा जो है जब घटेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब एनर्जी बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा हो जाएगी, 480 किलो जूल पर मोल से अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो कहाँ जाएगी एनर्जी बताओ? एनर्जी जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड विल ब्रेक। ओके, बॉन्ड विल ब्रेक एज वेल, ये तो इसका केस हो गया, एज वेल एज रिमेनिंग एनर्जी विल कन्वर्टेड, एज वेल एज remaining energy will converted
will converted into kinetic energy, into kinetic energy of atom, कहने का मतलब है, देखो इसमें जो है केस देख लेता हूँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। चलिए बेहतरीन दिख रहा है, वेरी गुड। चलो देखो वेरी गुड। अब देखो कहने का मतलब है कि लैम्डा 248 से अगर कम हो गया तो बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही, और जो रिमेनिंग मतलब एनर्जी जो बच जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है कि लैम्डा अगर 248 से कम होगा तो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी कहाँ जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, मज़ा आया होगा आप लोगों को, होप सो बहुत मज़ा आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से एक बार वीडियो को क्या करना है, दोबारा से आपको देख लेना है जहाँ से ये क्वेश्चन बताया हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद ये जो है प्लैंक्स कांस्टेंट खत्म हो गया है, काफ़ी टाइम लगाए हैं लेकिन आपको बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश की है कि समझाया जाए। इसके बाद हम लोग बोहर मॉडल में अब जाने वाले हैं। बोहर मॉडल ऑफ एटम, एटम के बोहर मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बता देना चाहते हैं। इससे से ज़्यादा इस चैप्टर के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट समझो कि 70 to 75% इसी मॉडल से आता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम फिर से बता देना चाहता हूँ, एक बार और सुन लो। ठीक, ये जो बोहर मॉडल है इस पे ही क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम आते हैं एग्जाम में, नीट हो जेई हो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी लंबा चलेगा बोहर मॉडल। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाएं और काफ़ी अच्छे से इसको तैयार करें, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए देखिए बोहर मॉडल्स ऑफ एटम। ठीक है, बोहर मॉडल्स ऑफ एटम आपको अभी मैं बता भी दिया हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें पढ़ना क्या है, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। ये मॉडल किस पे बेस्ड है, क्वांटम थ्योरी पे, एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। मतलब मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। ये कम्प्लीटली एक तरह से समझो कि फिजिक्स है। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे मेन पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। 7 मेन पॉइंट इसका है। 7 मेन पॉइंट में हो सकता है कि इस वीडियो में नहीं बता पाऊँ तो अगले वीडियो में बता दूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं बना सकता हूँ, तबीयत भी उतनी अभी अच्छी नहीं है। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा डस्ट का मुझे प्रॉब्लम अभी हो गया है, और ब्लैक बोर्ड में समझ ही रहे हो थोड़ा समस्या तो है ही। खैर चलिए, फिर भी मज़ा आता है इस पर भी पढ़ाने में, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो फील आता है, बाकी आप लोग समझिए, मुझे तो बहुत मज़ा आता है लिखने में। देख सकते हो बेहतरीन राइटिंग बनती है बोर्ड पे। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। कौन बताया, बोहर ने बताया कि जो एटम है उसके सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर पाथ नॉन एज सेल। कहने का मतलब है कि ये एक क्या है, न्यूक्लियस है। पॉजिटिव क्यों बना दिए हैं, क्योंकि न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा किस में, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सेल है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, इनका नाम भी बताया है। इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, ऐसे 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 चक्कर लगाते रहते हैं। और सेल, इनको क्या बोल दिया गया, सेल या क्या बोल दिया गया, ऑर्बिट। बहुत ही आसान चीज़ है ये, आप 9-10 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, और आपको बहुत बार मैं खुद भी अपने वीडियो में बताया हूँ, 2 बार नहीं 3-4-5 बार बताया हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका नामकरण भी कर दिया गया है, KLMNOPQ। ठीक है, टोटल कितने 7 होते हैं वैसे। ठीक है, लेकिन बोहर मॉडल में हम लोग 7 नहीं लेंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ सेल के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। इसका और भी नाम लिख सकते हो, N=1, N=2, N=3, N=4। ठीक है,
इनऑर्गेनिक में मेनली साथ ही पढ़ा जाता है, लेकिन फिजिकल में आपको साथ नहीं पढ़ना है। हम लोग n इक्वल टू कितना भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आने वाले समय में आपको इसके बारे में डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट कि जो एटम होता है उसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है और सर्कुलर पाथ बनाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। इसका नाम होता है KLMNOP, ठीक। और ये भी बोल सकते हो n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7, ऐसे आप बोल सकते हो। क्लियर। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं, इसी को हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं। ये जो है ऑर्बिट्स है, या आप सेल भी कह सकते हो, सेल भी बोला जाता है, आप पे डिपेंड करता है, जो बोलना है बोलिए, ऑर्बिट्स बोलिए, सेल बोलिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं। पहला पॉइंट बहुत इजी था और आप लोग पहले से ही जानते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट जो है, 1 सेकेंड, देखिए दूसरा पॉइंट, दीज ऑर्बिट्स आर नॉन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो अभी आपको मैं बताया था कैसे दिखते हैं, 1 2 3 4, ये जो है ऑर्बिट्स, ये क्या होते हैं, नॉन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये क्या होते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स को माना गया है। कौन बोला, बोहर ने बताया कि ये जो ऑर्बिट्स हैं क्या हैं, स्टेशनरी है। और यही उनका ड्रॉबैक्स भी हो गया, ये स्टेशनरी नहीं होते हैं, ठीक है। आपको मैं आने वाले समय में बताऊंगा, ठीक है। अगर बोहर मॉडल जब हम लोग पढ़ लेंगे, फाइनलाइज करेंगे, तो इसका ड्रॉबैक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेशनरी ऑर्बिट्स, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, दैट इज ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। एंड अनलेस अनटिल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट्स, इट नाइदर लूज और नॉर गेन एनर्जी। कहने का मतलब ये जो है एनर्जी, ये जो है ऑर्बिट्स या सेल क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, मतलब स्टेशनरी है, रुका हुआ है। कब तक, जब तक इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन जब तक इसमें रिवॉल्व नहीं करेगा, तब तक ना ही ये एनर्जी लूज कर सकता है, मतलब छोड़ सकता है, और ना ही गेन कर सकता है, ठीक है। कब, जब घूमने लगेगा तभी करेगा, नहीं घूमेगा तो कुछ नहीं इसमें होने वाला है, ठीक है। कौन बोला, किसने बोला, बोहर ने बोला। किसने बोला, बोहर, ठीक। अब हम लोग ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है, फिर से एक बार समझा देते हैं, देख लो। दीज ऑर्बिट्स आर नॉन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये स्थिर रहते हैं, रुके रहते हैं, ठीक। मतलब ऑर्बिट्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, इनकी एनर्जी जो होती है क्या होती है, फिक्स्ड होती है, कुछ एनर्जी रहती है। ये भी हम समझेंगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है। कितनी एनर्जी होती है पहले सेल का, कितनी दूसरे सेल के, तीसरे सेल की कितनी होती है, चौथे सेल की कितनी होती है, सबकी अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, जब तक कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर रिवॉल्व नहीं करे तब तक, ठीक। इट नाइदर लूज नॉर गेन एनर्जी। कब तक, जब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व जब तक नहीं करेगा तब तक इसकी एनर्जी रहेगी फिक्स्ड। क्या होगी, एनर्जी फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी, क्लियर। चारों को क्या, जितने भी नंबर ऑफ सेल्स है सबकी एनर्जी जो होंगी क्या होंगी, फिक्स्ड होगी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट, चलिए आप देखिए, ये तीसरा पॉइंट है, एज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगी, ये इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस से किसकी डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन की, इट्स एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। कहने का मतलब है कि पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले सेल में, दूसरे सेल में, तीसरे सेल में, चौथे सेल में, तो पहले सेल में कम होंगे क्या, जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कम होगी, फिर दूसरे में ज़्यादा होगी, तीसरे में उससे भी ज़्यादा होगी, चौथे में उससे भी ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा किस में होगी, इनफाइनाइट, ठीक है, जो कि कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि पहले वाले में क्या होगा, निगेटिव, दूसरे में भी निगेटिव, तीसरे में भी निगेटिव, ये भी मैं समझाऊंगा क्यों निगेटिव होगा, ठीक है। और लास्ट में जाके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी। ये आने वाले क्लासेस में ये भी हम लोग समझेंगे कि एनर्जी 0 क्यों होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की।
अब देखिए चौथा पॉइंट है, आउट ऑफ इनफाइनाइट अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स, हमारे पास कितने सर्कुलर ऑर्बिट्स है बताइए, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उन्हीं में रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, h/2π होना चाहिए। ये आपको याद करना पड़ेगा, इंटीजर मल्टीपल, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, mvr, ठीक है। जिनको नहीं पता होगा वो याद कर लें, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो है mvr होता है, तो mvr इक्वल टू क्या हो जाएगा, उन्होंने ये बताया कि ये इंटीजर मल्टीपल है, इंटीजर हम लोग ले लिए n इंटू क्या हो जाएगा h/2π, किसने बताया, बोहर ने ये बताया है। और आपको ये पहला इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, ठीक है। पहला इक्वेशन मान लेते हैं, mvr इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू h/2π। अब mvr जो है इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन एज थोड़ा सा छोटा लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को होप सो दिख रहा होगा, ठीक है। छोटा लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह की हमारे पास थोड़ी सी कमी। दिस इज ऑल्सो नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे n क्या हो सकता है, n जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 सोन, कोई भी इंटीजर हो सकता है। आपको किसने बताया था, ये बोहर ने ही बताया था कि एंगुलर मोमेंटम जो इसके होंगे ये किसके मल्टीपल होंगे, h/2π के मल्टीपल होंगे, मतलब इंटीजर ऑफ मल्टीपल ऑफ h/2π। यहाँ पे n जो है 1 2 3 4 5 6 और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। देखते हैं थोड़ा नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, कभी कभी दिखता नहीं है कुछ, हाँ चलो बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और भी 3 पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। 4 हो गए सॉरी 4 हो गया, और भी 3 पॉइंट्स हैं इस टॉपिक पे, मतलब मेन पॉइंट्स जो है बोहर के 3 और हैं, और उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग और भी मतलब डेप्थ में जाएंगे बोहर मॉडल के, ठीक है। तो एक दिन में ये टॉपिक क्लियर होने वाला नहीं है, इतना जान लो, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो टाइम लगने वाला है। धीरे धीरे इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे, धीरे धीरे क्या यार 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लेक्चर लगेंगे, ख़त्म मैं कर दूंगा इसको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से, ठीक है। आप पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हमारे जैसे टीचर की ज़रूरत होती है, मुझे पता है, और जो पढ़ने वाले वो फील कर सकते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि पढ़ने वाले बच्चे एनालाइज कर पाते हैं कि कौन सा टीचर किस लेवल का पढ़ाता है। कुछ बच्चे हैं जो अंधभक्त बन जाते हैं, अंधभक्त का मतलब है ब्लाइंड सपोर्टर। ब्लाइंड सपोर्ट किसी को नहीं किया जाता है, कोई भी हो, ठीक है। ब्लाइंड, इवन आप मम्मी पापा को भी ब्लाइंड सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। गलत को गलत बोलने की शक्ति आप रखिए, तभी एक आप पढ़े लिखे व्यक्ति का रहिएगा, ठीक है, कोई भी हो। ये मेरा अपना मानना है, ठीक, मेरा व्यक्तिगत सोच है, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और टीचर को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सपोर्ट नहीं कीजिए, टीचर हैं रेस्पेक्ट कीजिए, लेकिन हर चीज़ों में आप ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि भीड़ देख कर जाते हैं, इनके पास भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि बहुत बेहतर टीचर है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये मेरा अपना मानना है, ये मत सोचना कि मैं जलस फील कर रहा हूँ दूसरों से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरी निजी ये अपना ओपिनियन है, और मेरा ऑब्जर्वेशन भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान के पास बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं वो बेहतर इलाज ही कर पाएँ। डॉक्टर की बात हो रही है, हो सकता है कि कोई डॉक्टर ऐसे हैं जिनके पास कम जाते हैं लोग, ठीक, लेकिन बेहतर इलाज कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल। और ऐसे ही टीचर में भी होता है, टीचर में भी ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा बच्चे की नहीं किसी के पास चले गए, किसी टीचर के पास, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत बेहतरीन टीचर है, ठीक है। तो नंबर से ही आजकल लोग जज करते हैं, और पैसे से ही इंसान को भी जज किया जाता है, उसकी हैसियत कितनी है पैसे से ही जज किया जाता है, कभी भी एजुकेशन से उसको जज नहीं किया जाएगा।
तो ये सोसाइटी हमारी है। अब वैसे हम ही लोग सोसाइटी बनाए हैं, हम ही लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो सोसाइटी को चेंज करना आसान काम नहीं है, उससे बेहतर है कि खुद को चेंज किया जाए। पहले अपने को चेंज किया जाए, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। दूसरे को चेंज करके कुछ मिलने वाला नहीं है, खुद को आप लोग चेंज कीजिए, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। किसी को भी बुरा लगता है, ये सच्चाई है, दुनिया का रीत है। हर इंसान अपनी बड़ाई चाहता है, हर इंसान अपनी तारीफ चाहता है। इवन गॉड को अपना तारीफ पसंद है, तो हम लोग तो खैर इंसान ही हैं। अल्लाह गॉड जो भी हैं उनको तारीफ पसंद है, ठीक है। तो हम लोग तो खैर इंसान है, तो हमें तो तारीफ पसंद आएगी। लेकिन बुराई भी आपका कोई करे, अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बुराई करे तो मान लो, क्लियर। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ज़बरदस्ती का भी बुराई करते हैं, तो आपको नहीं मानना है। लेकिन जेन्युइन आपको कोई अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। मुझे भी बुरा लगता है अगर कोई क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये सच्चाई है, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी आप लोग हो सकता है कि नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। बहुत लोग जिद्दी होते हैं, बहुत लोग सुपर स्मार्ट बनते हैं। हर जगह पे स्मार्ट बनना हो कोई समझदारी वाली या बुद्धिमानी वाली बात नहीं होती है। बुद्धिमान वही कहलाता है जो काम पे चालाक बन जाए, ठीक है, वही बुद्धिमान कहलाता है। हर जगह बक 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 कर देने से कोई चालाक नहीं हो जाता है, कोई बहुत समझदार नहीं कहलाता है। काम जहाँ पे है वहाँ पे आप बोल लिए तो आप समझदार हैं, आप चालाक हैं, आप बेहतर हैं, ठीक है। ये मेरा अपना मानना है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बड़बड़ा कर, वहाँ पे बोल के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और एक और चीज़ है कि वहाँ पे आप अपनी बात नहीं रखिए जहाँ पे आपको कोई अहमियत नहीं दी जाए। और 2-4 लोग बेवकूफ़ बैठ जाएँ तो वहाँ तो और भी बिल्कुल भी नहीं बोलिए, क्योंकि आपकी बात की वैल्यू दी ही नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि बेवकूफ़ है भाई आप समझदार हो, आपकी बात वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। समझता कौन है? जो सामने वाला समझदार हो, वो बात आपकी सुनेगा। बेवकूफ़ लोग नहीं सुनता है, वो सिर्फ अपनी बात रखता है और उसी में अपने आप को बहुत चालाक समझता है। तो वो एक्चुअली में चालाक नहीं होता है, ऐसे लोग बुर्बक होते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी वैसे गलती नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा देखो, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। हमारे चैनल में आपको ओवरऑल पर्सनालिटी में सिखाने की कोशिश करूँगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो खैर चलिए, बहुत प्रवचन हो गया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि काफ़ी प्रवचन दे रहा है, खुद ही कुछ नहीं करता है ये टीचर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं लगातार ये तीसरा वीडियो बनाया हूँ और ये मतलब मेरे YouTube करियर का अभी छोटा सा ही करियर है, 2-4 महीने का ही, लेकिन इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं लगातार 3 वीडियो बनाया हूँ। इसका वजह ये है कि काफ़ी ज़्यादा गैप भी हो गया था, 18 दिन का गैप था। तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि मेंटेन कर दिया जाए, ताकि बच्चे जो हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, जो मेरे पढ़ाई को पसंद करते हैं, जो हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं भी कुछ करना चाहता हूँ कि हमारे वजह से अगर वो ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर लें तो इससे बड़ा हमारे लिए गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती है, एज ए टीचर, एक शिक्षक होने के नाते, ठीक है। तो बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, मेहनत करते रहिए, जी जान लगा के पढ़िए, ठीक है। और इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, ये नहीं है कि दिन रात पढ़ ही रहे हो, ये भी मेथड सही नहीं होता है। थोड़ा सा इंजॉय भी कीजिए, 1-2 घंटे 3 घंटे, तो 3 घंटे तो नहीं, लेकिन 1 से 2 घंटे 24 घंटे में आप निकाल के मस्ती कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दिन भर मस्ती करते रहें, 1 से 2 घंटे मतलब उतना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब आपको जिसमें दिलचस्पी है उसमें आप अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए, मतलब मस्ती में, जो आपको पसंद है उसमें। ये नहीं कि ऐसे ही बिना मतलब का मोबाइल में लगे हुए हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। आपको जो पसंद है उसमें आप गेम खेल सकते हैं, आप कोई आउटडोर गेम खेल सकते हैं, बाहर जाकर खेलना चाहते हैं वो भी खेल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो उससे भी माइंड जो है रिफ्रेशमेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा बॉडी हेल्दी रहती है खेलने कूदने से भी। गेम भी आप खेल सकते हैं, मोबाइल गेम भी इतनी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन गलत लत लगना बुरी चीज़ है। उसमें बहुत ज़्यादा आप समझो कि खेल रहे हो, जैसे 24 घंटा में आप 10 घंटा खेल रहे हो, 12 घंटा खेल रहे हो, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो 4 घंटे 5 घंटे भी ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकते हो, 5 घंटे भी काफ़ी इनफ हो गया है स्टूडेंट्स के लिए, मेरा अपना मानना है। 1 से 2 घंटे बहुत है, मोर देन इनफ है। एक अच्छे अगर स्टूडेंट आप हो, अगर सीरियस हो प्रिपरेशन के लिए, तो आप कर सकते हो, 1 से 2 घंटा टाइम दे सकते हो खेल कूद पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आने वाले वीडियो में मिलते हैं। हो सकता है कि कल ही बना दूँ, मेरा मूड का कोई ठीक नहीं है और अभी थोड़ा सा एनर्जी, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी हमारे पास एनर्जी है,
तो वीडियो बना सकते हैं, कुछ नहीं है, कल भी बना देंगे। बोर मॉडल तो मज़ा आता है मुझे खुद भी पढ़ाने में, पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट टॉपिक है, सब्जेक्ट नहीं टॉपिक बहुत फेवरेट है। और खासकर ये क्लासिकल फिजिक्स है, ये कोई केमिस्ट्री थोड़ी है, दिस इज मॉडर्न फिजिक्स, आजकल के ज़माने का फिजिक्स बहुत मज़ेदार फिजिक्स है, मज़ा आता है और काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ें इसमें हैं, तो इसलिए मुझे चैलेंजिंग चीज़ें बहुत करने में मुझे मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बार बोल दिया, 3 बार 4 बार मिलते हैं, तो ये आखिरी बार है और हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।